नमस्कार, मैं सृजन पांडे, आपका टीचर डिज़ायर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने जैव प्रक्रम से परिचय लिया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, कौन-कौन से जैव प्रक्रम होते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में जो बातें निकल के आई थी वो ये थी कि ऐसी प्रक्रिया जो हमें जीवित रखती है, जीवित बनाए रखती है, सभी जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है? आज हम उसी के संदर्भ में प्रकाश संश्लेषण पर बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे और देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे हम बहुत ज़्यादा बोझ दिए बिना उस परिभाषा को याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है? तो एक बार पिछली क्लास का रिव्यू ले लेते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जो हमें जीवित रखती है या ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाती है। सभी के बारे में हमने बात की थी। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन यानी कि पोषण, श्वसन, स्थानांतरण और उत्सर्जन। ठीक है? सभी के बारे में हमने बेसिक जान लिया था कि इसमें बेसिकली होता क्या है। एक आधारभूत जानकारी इसके बारे में हमें कल मिली थी। ठीक है? ये भी हो गया, तो उत्सर्जन भी हो गया था। फिर पोषण के बारे में हमने बात करनी शुरू करी थी। पोषण क्या होता था? पोषण के बारे में ये बात हुई थी कि जब हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भोजन के माध्यम से करते हैं, तब यह पोषण कहलाता है। अब आवश्यकताएं कौन कौन सी होंगी? पहली, ऊर्जा की आवश्यकता, जो सबसे जरूरी है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो कोई भी कार्य नहीं होने वाला। इवन कि खाना पचाने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए। ठीक है? और दूसरी आवश्यकता होती है अन्य शारीरिक आवश्यकताएं। अगर आपकी तबीयत खराब है तो उस तबीयत को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पोषण लगेगा ताकि आप उस चीज से रिकवर हो सके या जल्दी से स्वस्थ हो सके। तो पोषण में जब हमने बात करी थी तो पोषण दो तरह के निकल के आए थे। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण में दो शब्द आए थे, इसका था अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। तो क्या था बात स्वपोषी पोषण में? देखिए, स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण होता है जब कोई जीव अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है? अकार्बनिक पदार्थ क्या थे? जो वातावरण में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। उनसे अगर आप ग्लूकोज बना रहे हो तो वो कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है? आज हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है? देखने में थोड़ा सा बड़ा है और कंफ्यूजन भी होती होगी, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि केवल रिएक्शन यानी कि समीकरण, ये जो समीकरण दिख रहा है इसको देख के आप परिभाषा कैसे बता दोगे? याद नहीं करना है, केवल प्रकाश संश्लेषण को समझो, इसके समीकरण को समझिए और आप क्या करोगे, इस पूरी परिभाषा को अपने आप लिख दोगे। बस आइए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एक कोई पौधा लगाया। देखिए, मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया और शर्त यह है कि पेड़ आपका हरा होना चाहिए। ठीक है? आपने हरा पौधा लगाया, एक हरा भरा। अब अगर पत्तियां हरी हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, यानी कि जो उसका हरित वर्णक होता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा पत्तियों का हरा रंग क्यों आता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है? और ये एक पौधा है। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि जब भी कोई इंसान या आप पौधे लगाते हो तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? सबसे पहला काम, उसमें जल डाला जाएगा, यानी कि आप पानी डालोगे, यानी कि H2O। ठीक है? मतलब कि किसी ना किसी कारण से ये जल इस पौधे के लिए अति आवश्यक है, इसके विकास के लिए, इसके जीवन के लिए। ठीक है? दूसरी चीज जो पौधे को पसंद है, आपको पता है जब भी कभी पर्यावरण प्रदूषण की बात होती है तो कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए पौधे लगाओ। इसका मतलब ये है कि पौधे कहीं ना कहीं उस कार्बन डाइऑक्साइड का अपने जीवन में उपयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है? तो मतलब पौधे को क्या चाहिए? पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल गई ढेर सारी। और पौधे के साथ आप उसको हमेशा धूप में रखते हो। कहाँ रखते हो? मतलब उसको आवश्यक है सूर्य का प्रकाश। अभी मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, बस 2 मिनट क्लास में रही, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है? आपने पौधे में क्या डाल दिया? आपने पौधे में डाल दिया जल, यानी कि H2O। ठीक है? फिर आपने पौधे को दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। और उसको क्या दिया गया? उसको दिया गया प्रकाश। क्या दिया गया? प्रकाश। ठीक है? अब देखिए, जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सूर्य के प्रकाश में पौधा रखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये निर्माण होगा C6H12O6 का।
C6H12O6, ये कहलाता है हमारा ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है यही पौधा बनाना चाहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से वो ग्लूकोज बनाता है, लेकिन साथ में एक प्रोडक्ट और यानी कि एक उत्पाद और बन जाता है जिसे हम कहते हैं हमारी प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो आती है ये प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप आती है। और बड़ी विचित्र बात है कि पौधा बनाता है क्या, ग्लूकोज, साथ में सह उत्पाद यानी कि को प्रोडक्ट के रूप में बन जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, अब इस समीकरण को आप देखिएगा, इसको आप बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब ये बैलेंस हो चुका है पूरी तरीके से। अब आप बस समीकरण देखिए और देखिए कि परिभाषा कैसे बनती है। देखिए, ये समीकरण लिखने के बाद यदि जब कोई जीव जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए, जब कोई जीव जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। अब आ जाइए आप सीधे परिभाषा पे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, क्या, प्रकाश और संश्लेषण। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रकाश और संश्लेषण, प्रकाश का मतलब होता है लाइट, सभी को पता है, प्रकाश यानी कि रोशनी। और संश्लेषण का क्या मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना यानी कि बनाना। तो जब प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण किया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण दो शब्दों प्रकाश व संश्लेषण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश की सहायता से बनाना, ठीक है, यानी कि भोजन। अर्थात जब कोई जीवधारी क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है मुख्य उत्पाद के रूप में, वह ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अगर आपको इसका समीकरण समझ में आ गया तो आपको परिभाषा याद करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। अब इस शब्द का क्या मतलब है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया। केमिस्ट्री में आप दो तरह की अभिक्रिया पढ़ोगे, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण करने वाली, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उपयोग होगा। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य की ऊष्मा लग रही है ना, तो ये ऊष्मा शोषी हो जाएगी। और जब किसी ऐसी प्रक्रिया जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होगी उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी। जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर को हाथ में लेके उसको पानी में डालिए, थोड़ा वो गर्म लगता है, तो वहां पर जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी है, ऊष्मा शोषी, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कौन कौन करता है, पौधे करते हैं, सबको पता है, और करता है नील हरित शैवाल, ठीक है। ज्यादातर लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। नील हरित शैवाल इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। एक आपको फन फैक्ट बताता हूं इसके बारे में, मजेदार बात, ब्लू ग्रीन एल्गी और नील हरित शैवाल के बारे में। एक सवाल आता है कि इस धरती पर जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है वो क्यों मौजूद है, क्यों उपस्थित है। एक स्वर में उत्तर आएगा कि हाँ सर, पौधों के कारण उपस्थित है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। जब पौधे भी नहीं थे अस्तित्व में, जब पौधे भी इस दुनिया में नहीं आए थे सही से, तब से ये नील हरित शैवाल यहाँ पर रहकर प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। पौधों के कारण केवल 40% ऑक्सीजन आई है, लेकिन जो बची हुई 60% ऑक्सीजन है वो आई है नील हरित शैवाल के कारण, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो केवल पौधे ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक, कुछ शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है। आ गया, ये हो गया। देखिए, वही चीज है, सूर्य का प्रकाश मिला, जल मिला, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वही जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, यही कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और का उपयोग किया इसने, कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ सह उत्पाद के रूप में। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या होता है। सह उत्पाद और मुख्य उत्पाद का मतलब, ऐसा समझिए कि आप कुछ बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो अपने घर में, आपने वो चीज बनाई और उसके साथ में कुछ अलग से चीज बन गई जिसका कुछ और उपयोग है, तो जो आपने बनाया वो मुख्य उत्पाद हो जाएगा, जो अलग से बन गई वो बन जाएगा सह उत्पाद, उसको बोलते हैं को प्रोडक्ट। तो पौधा ग्लूकोज बनाना चाहता था, लेकिन साथ में उसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन, जो हमारे आपके लिए बहुत कीमती, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के चरण।
देखिए, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। पहला चरण क्या होगा? पहला चरण ये होगा कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश का अवशोषण करेगा। क्या करेगा? जो आपका क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? क्लोरोफिल द्वारा द्वारा प्रकाश का अवशोषण। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। दो बातें। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण बिना प्रकाश की उपस्थिति के नहीं हो सकता। तो जो सबसे पहला चरण होगा वो क्या होगा कि जो आपका क्लोरोफिल है जिसके कारण पत्तियां हरी हैं वो उस प्रकाश को अवशोषित करेगा। अब जब वो प्रकाश को अवशोषित करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी? उसके पास आ जाएगी प्रकाशिक ऊर्जा। क्या आ जाएगी? उसके पास आ जाएगी प्रकाशिक ऊर्जा, या इसको लिख सकते हैं आप प्रकाश ऊर्जा। तो पहला चरण क्या हो गया? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। और दूसरे चरण में क्या आएगा? दूसरे चरण में ये जो प्रकाश ऊर्जा इसने ली है ये इसको बदल देगा रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि पहला चरण तो पहले चरण में केवल एक चीज हो रही है, लेकिन जो दूसरा चरण है उसमें दो घटनाएं होंगी। तो पहली घटना क्या होगी? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। अब ये जो रासायनिक ऊर्जा है ये क्या करेगी? ये जो आपका जल है यानी कि H2O इसको बदल देगी, इसको तोड़ देगी, हाइड्रोजन को अलग कर देगी और ऑक्सीजन को अलग कर देगी। तो ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2। ये दोनों गैसेस अलग हो जाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आया? एक बार से मैं रिपीट कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। पहला चरण क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। दूसरा चरण है, दूसरे का पहला चरण है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, और फिर यही रासायनिक ऊर्जा जल के अणुओं को तोड़ देगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और तीसरे चरण में क्या होगा कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद थी वो कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन अणु के साथ मिलकर निर्माण कर देगी ग्लूकोज का C6H12O6, और ये ऑक्सीजन आपकी मुक्त हो गई वातावरण में। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग पीछे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, समझ गए आप। दूसरे चरण का पहला भाग क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। और उसके बाद में वो रासायनिक ऊर्जा क्या करेगी? जल के अणुओं को तोड़ देगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन की सहायता से बदल दिया जाएगा ग्लूकोज में, जिसकी हमें आवश्यकता है, यानी कि जिसकी पौधों को आवश्यकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रसायन संश्लेषण पे। अब नाम आप पढ़ रहे हैं, कीमोसिंथेसिस, रसायन संश्लेषण। रसायन का मतलब होता है रसायन, यानी कि अलग अलग तरह के तत्व या पदार्थ। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। तो ऐसे जीव जो प्रकाश का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं परंतु किसी न किसी रसायनों की सहायता से अपना भोजन बना ले रहे हैं, उस ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं रसायन संश्लेषण, ठीक। तो जब कोई जीवधारी वातावरण में उपस्थित अन्य रसायनों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है रंध्र यानी कि स्टोमेटा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं इधर से। जब भी आप पत्ती देखेंगे, कोई पत्ती आप लीजिए, उसमें आप पाएंगे कि उस पत्ती में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। ऐसे 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 डॉट बने होते हैं, पूरी पत्ती में बने होते हैं, मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके कुछ डॉट्स बने होते हैं। जब आप इन डॉट्स को ऐसे माइक्रोस्कोप में यानी कि सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की संरचना मिलेगी। कैसी? सेम के बीज के आकार की, ये ऐसी। देखिए, ठीक है।
जब भी आप कोई पत्ते को देखेंगे उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे। जब आप इन छिद्रों को माइक्रोस्कोप की सहायता से थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको उसमें ऐसे सेम के बीज के आकार की संरचना मिलेगी। यही कहलाता है आपका स्टोमेटा यानी कि रंध्र। ठीक है, अभी क्या उपयोग है हम देखते हैं। देखिए, पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, यह संरचना रंध्र कहलाती है। इसके माध्यम से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन करते हैं। समझ में आया? बचपन से पढ़ रहे हैं आप सभी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब उनकी नाक तो होती नहीं है, मुंह तो होता नहीं उनके, तो कहाँ से ये काम करेंगे? वो करेंगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन को कहाँ से छोड़ेंगे? वो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से। रंध्रों के माध्यम से ही वो गैसों का लेन देन करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसकी संरचना के पास। आप यहां से संरचना समझिए, इसके पहले मैं आपको समझाना थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। देखिए, देखिए अब हम लोग बात करते हैं। ऐसी कुछ संरचना होती है। ये जो आपको दो सेम के बीज के आकार की संरचना दिख रही है, जिसमें ये सेम का बीज बना हुआ है, ये पता है क्या है? इसको बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिकाएं। इसे बोलते हैं रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल। यही कोशिकाएं जो होती हैं ये रंध्र का द्वार होती हैं। जब ये कोशिकाएं दूर होती हैं तो रंध्र खुला होता है, और जब ये कोशिकाएं पास में हो जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये रंध्र कोशिकाओं का द्वार, ये रक्षक कोशिकाएं खुलती कैसे हैं? देखिए, अभी ये सामान्य अवस्था में है। ठीक है, अभी ये सामान्य अवस्था में है तो ये नॉर्मल है। अभी ये बंद है। अभी ये कौन सी अवस्था है? अभी ये बंद अवस्था है। कैसी अवस्था है? ये है बंद अवस्था। ये है आपकी बंद अवस्था। ठीक है, जब रक्षक कोशिकाओं के अंदर जल चला जाएगा तो ये रक्षक कोशिकाएं फूल जाएंगी, और फूल कर ये कोशिकाएं खुली अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, रक्षक कोशिकाओं में जब जल चला गया तो ये खुल गई और ये रंध्र खुली अवस्था में आ गया। ठीक, बहुत ही आसान है। सामान्य अवस्था में रक्षक कोशिकाएं संकुचित होती हैं और इनका जो द्वार होता है वो बंद होता है। जब इन रक्षक कोशिकाओं के अंदर जल चला जाता है तब ये रक्षक कोशिकाएं फूल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप इनका द्वार खुल जाता है, यानी कि इनका जो गेट है वो ओपन हो जाता है। और फिर जब ये ओपन हो जाता है तो गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, और जब गैसों का आदान प्रदान हो जाता है तो पानी तो इसके अंदर जो जल गया है वो फिर निकल जाता है, फिर इसका द्वार बंद हो जाता है। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा हम लोग कंटेंट देख लेते हैं क्या है। देखिए, रंध्र में सेम के बीज के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिका कहते हैं। इन दोनों को गार्ड सेल बोलते हैं, आपने पढ़ लिया। और जब इन रक्षक कोशिकाओं में जल भर जाता है तब यह फूल जाती हैं। देखिए, इसमें जल भर गया, ये फूल गई। ठीक है, और द्वार खुल जाता है। इसके पश्चात ही गैसों व जल का आदान प्रदान संभव होता है। भाई, जब खुल जाएंगी तभी तो ये जल का आदान प्रदान करेंगी, संभव होता है। आदान प्रदान के पश्चात जल इन कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है और यह कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं। जब भाई जल बाहर निकल गया तो कोशिकाएं संकुचित हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिससे रंध्र का द्वार बंद हो जाता है। अब हम आ जाते हैं परपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में हमने बहुत ही आसान और बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रकाश संश्लेषण को समझ लिया। प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या होते हैं हमने उसको समझ लिया। मेरा ये कहना है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, आप बस उसकी समीकरण को समझ लीजिए। आपको कभी भी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आराम से उस चीज को लिख लोगे। और आना बहुत जरूरी है, आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आइए अब चलते हैं परपोषी पोषण में। जब कोई जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पौधों को खा रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, तो हम लोग अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, हम लोग या तो पौधों को खा ले रहे हैं
तो भी हम परपोषी हो गए, अगर हम जानवरों को खा रहे हैं तो भी हम परपोषी हो गए। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। सॉरी। पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीवधारी अपने पोषण हेतु अन्य स्वपोषी जीवन पर वह अन्य परपोषी जीव पर आश्रित होता है। या तो हम किसी स्वपोषी जीव को जाके खा लेंगे, या तो किसी अन्य परपोषी को भी खा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। ठीक है, अब जैसे शेर कौमा मनुष्य, वही बात होगी, ये तो आता होगा आप लोगों को। चलिए अब पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। मैं और आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए अमीबा क्या होता है? अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है? अमीबा हमारा होता है प्यारा सा एक कोशिकीय जीव। ठीक है, अब आपको आसान से समझ में आ जाएगा। देखिए अमीबा क्या है? हमारा अमीबा बेचारा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है और इसके पास कोई हाथ पैर नहीं होते। ये तो अब जाहिर सी बात है, कोई ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर भाई एक कोशिका का है तो इसके अंदर कहाँ से कोई हाथ पैर होगा। ठीक है, अच्छा एक खास बात और होती है, अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता। देखिए ये हमेशा अपना आकार बदलता रहता है, जैसे जैसे सॉफ्ट बॉल होती है वैसा अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। अब देखिए अमीबा भोजन कैसे करता है। देखिए ये अमीबा है और ये इसका भोजन है। अब कोई इसका हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन आपको पता है ये इसका कोशिका झिल्ली है या कोशिका भित्ति है, इसका बाहरी आवरण है। जब भी अमीबा को भोजन दिखता है ये अपने एक नकली हाथ जैसी संरचना बनाता है। देखिए ये नकली हाथ, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। या इसी को बोलते हैं प्रवर्ध। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? यहां पर पी साइलेंट है, ध्यान देना, इसका नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मत बोलने लगेगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो नकली हाथ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कूटपाद यानी कि प्रवर्ध यानी कि स्यूडोपोडिया। अब ये जो नकली हाथ निकलते हैं आगे निकलते हैं और इस पूरे भोजन को अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं और इसको बाद में पचा दिया जाता है। तो अमीबा का पोषण कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए अब समझ में आ जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। अपना पोषण प्राप्त करने हेतु अमीबा की कोशिकीय सतह से उंगली के आकार की संरचना निकलती है। ठीक है, उंगली के आकार की संरचना निकलती है। इन प्रवर्धों को स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया मतलब जो उसके फेक हैंड्स होते हैं, उसके असली हाथ तो होते नहीं अमीबा के, तो अमीबा ऐसे नकली हाथ बनाता है और उसी से अपने भोजन को पकड़ लेता है। ठीक, अब क्या कहते हैं? प्रवर्ध भोजन को घेर कर कोशिका के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। तत्पश्चात उस भोज्य पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। देखिए इसमें पाचन की थोड़ी परिभाषा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बेसिक पढ़िए पहले। ठीक है, इतनी समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ अन्य प्रकार के भी परपोषी पोषण होते हैं। एक होता है परजीवी पोषण। अब नाम ही अगर आप देखिए तो आप समझ पा रहे हैं कि पर यानी कि दूसरे पर, जीवी यानी कि दूसरे पर जीवित रहने वाला। तो ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी किसी दूसरे पर जीवित रहता है उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि जैसे किसी के बाल में जुएं हैं, ठीक है, या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, तो क्या करेगा? वो आपके अंदर निवास करेगा, आपसे ऊर्जा लेगा और आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, अब जैसे जुआ है वो आपके सर पे रहेगी, आप उसको घर भी दे रहे हो, भोजन भी दे रहे हो, बदले में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जब कोई जीवधारी ऐसा पोषण दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। जब हमको मलेरिया होता है तो हमारे अंदर वही होता है, प्लाज्मोडियम के कारण ही हमें मलेरिया होता है। वो क्या करता है? हमारे जीवन में रहेगा, हम जो भोजन खाएंगे उसको ग्रहण करेगा और हमें ही बीमार करेगा। ऐसा पोषण क्या होता है? परजीवी, इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव के ऊपर या उसके शरीर के अंदर निवास करता है, वह उसे नुकसान पहुंचाता है, वह अपना भोजन प्राप्त करता है, इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए कई सारे जीवाणु होते हैं। ठीक, जीवाणु आपके लिए अच्छे भी होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा पोषण होता है जिसको बोलते हैं सहजीवी पोषण। अब मैं आपको अगर उदाहरण दे दूं कि समझिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बड़े डाकू रहते हैं,
तो आपके घर में एक पुलिस वाला आता है, वो कहता है कि मैं आपके घर रह लूंगा लेकिन मैं आपको किराया नहीं दूंगा, इसके बदले में मैं आपको सुरक्षा दे दूंगा। ऐसा ही क्या करो, देखो ये अब सहजीवन हो गया। आप उस पुलिस वाले को घर दे रहे हो, वो पुलिस वाला आपको सुरक्षा दे रहा है। जब कोई जीव ऐसा काम करता है कि वो आपके साथ रहे, आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको थोड़ा फायदा देगा और थोड़ा फायदा वो आपसे लेगा, ऐसा पोषण क्या कहलाता है? ऐसा पोषण कहलाता है आपका सहजीवी, यानी कि जो साथ में जीवन बिताए उसको क्या बोलते हैं? सहजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? सहजीवी पोषण। अच्छा, एक एक जीव होता है लाइकेन, आपने सुना होगा ना। एक होता है, एक चीज होता है कवक, और एक होता है फंगस। इन दोनों को मिला के बनता है आपका लाइकेन, ठीक है? लाइकेन, समझ गए? चलिए, ये आपका उदाहरण है लाइकेन का। ये क्या करते हैं? जो आपका शैवाल होता है, शैवाल और कवक, आपने पढ़ा होगा नील हरित शैवाल, तो शैवाल भोजन बना सकता है, लेकिन जो आपका फंगस है वो भोजन नहीं बना सकता। तो शैवाल क्या करता है? किसी कवक के ऊपर जाके रहेगा और वो उसको भोजन देगा और वो उससे घर ले लेगा। ये इन दोनों का, इसको बोलते हैं सहजीविता, साथ में जीवन बिताना। तो पढ़ लीजिए, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीवधारी के साथ बिना उसे नुकसान पहुंचाए अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सहजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे लाइकेन। फिर चलते हैं। अच्छा, एक होते हैं मृतोपजीवी पोषण। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सड़े गले मरे हुए पदार्थों या जीवों पर उग जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसको बोलते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है, मृतोपजीवी। मृत के ऊपर जो जीवित रहे उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। कभी आपने ब्रेड देखा हो, कुछ दिन आप उसको छोड़ दीजिए तो उसमें देखिए ऐसा कुछ हरा पीला ऐसा कुछ उग जाता है, ये क्या है? ये भी एक तरीके का फंगस है ये, लेकिन ये मृतोपजीवी टाइप का। आपने अमर बेल का नाम सुना होगा। तो सड़े गले, देखिए अमृत लिखा हुआ है, ये सब मिस्टेक। सड़े गले मृत पदार्थों पर से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को मृत जीवी कहते हैं, ठीक है? जैसे फंगाई। तो आज की क्लास में इतना ही। प्रकाश संश्लेषण हमने कर लिया। आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को रटना नहीं है, केवल समीकरण को ध्यान दीजिए। अगर आपको समीकरण उसका समझ में आ गया तो आप परिभाषा बैठे बैठे बना लोगे, ठीक है? तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। दूसरी चीज, आज हमने पढ़ लिया है स्वपोषी पोषण पूरा, और परपोषी पोषण में अन्य पोषण। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे मानवों में किस प्रकार से पाचन और पोषण की प्रक्रिया होती है। थोड़ा सा लेंदी होगा, लंबा होगा, लेकिन बहुत ही मजेदार होगा। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। जो भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन अच्छा बीते। धन्यवाद।